So hello good people and now today we are back again. हम बात करेंगे जावा थ्रेड्स की। आई थिंक 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर से वही 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 मिनट्स करेंगे जितना बन पाए। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिनारियोज सुटेबल फॉर यूजिंग थ्रेड लोकल क्लास। तो वी कैन हमको थ्रेड लोकल क्लास कब यूज करना चाहिए? जब हमको इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करना है एक एप्लीकेशन के अंदर। और एक और केस जो हम यूज करते हैं कि हम सिक्योरिटी या लॉगिन इंफॉर्मेशन जब एक इंस्टेंस ऑफ थ्रेड लोकल्स के अंदर हम मूव करते हैं या ट्रांसफर करते हैं उस, ताकि हर मेथड को उसको एक्सेस कर पाए वो। सेकेंड यूज केस ये है कि आप पूरा एप्लीकेशन के थ्रू आप एप्लीकेशन पे ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन आपको पास करना है विदाउट यूजिंग मेथड टू मेथड कम्युनिकेशन, तो आप यूज कर सकते हो। Okay, now how will you improve the performance of an application by multi-threading? देखो बहुत सिंपल सी बात है। देखो आप जब कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो एक एरिया पे जाता है, एक मेमोरी पे जाता है और काम करता है। तो सीपीयू में आपको पता है कि आजकल हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर हो चुके हैं, लाइक क्वाड कोर, ऑक्टा कोर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो उससे फायदा होता है। तो आप उसको चंक में डिवाइड करके प्रोसेस कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, उसमें समझाने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। फाइनली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट इज स्केलेबिलिटी इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? सो देखो, स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपके पास एक स्केल है, पहले आपके पास छोटा स्केल है, फिर बड़ा स्केल है, फिर और बड़ा स्केल है, फिर 1 मीटर का स्केल है। तो आप क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो ना। तो आपका अगर प्रोग्राम है जो बढ़ते डेटा सेट के साथ या बढ़ते यूजर के साथ भी वैसे ही कंसिस्टेंट परफॉर्म कर ले, तो या मतलब बेसिकली उसको लार्ज सेट ऑफ डेटा को भी या लार्ज सेट ऑफ यूजर्स को भी, ट्रांजैक्शन को, व्हाट एवर योर प्रोग्राम इज डूइंग, उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्केलेबल है। लेकिन अगर हम बढ़ते टाइम पे वो उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता जाए, मतलब वो चीजें जो है वो स्केलेबल नहीं है। अब हाउ विल यू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन एप्लीकेशन बाय यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर? तो ये देखो, इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि एक एम्डल्स लॉ है, वो थियोरेटिकली बताता है कि लेटेंसी क्या है किसी भी टास्क की किसी फिक्स वर्कलोड में। तो एक फॉर्मूला के साथ दिया गया है जिससे आप मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हो बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रोसेसर टू एन एप्लीकेशन। अगर एस आपका थियोरेटिकल स्पीड है तो 1/b प्लस 1/1 - b/n। तो जहाँ पे n जो है वो प्रोसेसर है और b जो है जो फ्रैक्शन ऑफ अ प्रोग्राम है जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते पैरेलल पे। तो ये कभी आएगा नहीं। तो बेसिकली आप कर सकते हो कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रैक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड सीरियसली सीरियसली सीरियली। जो आप पैरेलली नहीं प्रोसेस कर सकते हो, तो आपको जो आपका फ्रैक्शन है उसको सीरियली एग्जीक्यूट करना है, वो आपका स्पीड बताता है। अब लॉक कंटेंशन क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग में? तो लॉक कंटेंशन एक सिचुएशन है जब एक थ्रेड जो है वो लॉक किया के ऑब्जेक्ट के लिए वेट कर रहा है, लॉक किया ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि किसी और थ्रेड ने उसको होल्ड किया हुआ है। जो ये वेटिंग थ्रेड है वो ये उस ऑब्जेक्ट को या उस लॉक को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक जो दूसरा थ्रेड है वो उसको रिलीज ना करते। इसको बोलते हैं थ्रेड कंटेंशन। तो आइडियली ये क्या होता है, लॉक्स जो है वो थ्रेड कंटेंशन को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज विदाउट लॉक्स हम मल्टीपल थ्रेड जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट में काम कर सकते हैं, तो और कुछ भी बिहेवियर हमने को नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। तो अगर लॉकिंग करेक्टली इंप्लीमेंट होती है तो हम काफी सारे जो कंटेंशन होते हैं, लॉक कंटेंशन, सेट कंटेंशन, उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिड्यूस लॉक कंटेंशन? तो देखो, आप लॉक का स्कोप को रिड्यूस कर दो, ऑब्जेक्ट पूलिंग मत करो, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम सर्टेन लॉक्स कैन बी एक्वायर्ड है उसको भी रिड्यूस करो, सिंक्रोनाइजेशन मत करो, लॉक यूज करो, देन हार्डवेयर सपोर्टेड ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग यूज करो इन प्लेस ऑफ synchronization. So synchronization is a good word, but mostly you'll go for locks rather than synchronization because you can synchronize a whole block and all those things are there. So उसमें थोड़ा देखना रहता है। तो लॉक आ गया है तो लॉक यूज किया करो। अब which technique can be used in for the following code to reduce the lock contention? देखो यहाँ पे synchronize किया गया है, random is equal to new random r and then integer value of 42 string की दे दिया गया है और इसमें ऐड करा जा रहा है की और वैल्यू। देखो जो कोड है वो रैंडम फंक्शन यूज करता है
तो जिसको आप फिर इंटीजर को कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और क्या करता है, रैंडम फंक्शन यूज करता है एक रैंडम स्ट्रिंग लेने के लिए, एंड इट इज आल्सो यूज अ इंटीजर टू कन्वर्ट 42 इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सिंस द लाइन ऑफ कोड आर स्पेसिफिक टू दिस थ्रेड, ये आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रैंडम जो ये सीक्वेंशियली ही चलेगा, ठीक है। तो आपको बस क्या चीज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जिसको आप चेंज कर रहे हो। यू आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको आप 42 इंटीजर को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहे हो, उसकी वैल्यू 42 ही रहेगी। यू हैव अ की जिसका स्ट्रिंग को में आप नेक्स्ट स्ट्रिंग ले रहे हो उसका, और वो आपका की रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स, राइट? सो इट विल बी कांस्टेंट। So what is the place where you have to put a synchronized column or a lock is on the mapping, when you are putting the map, right, putting the value in the map. So उस समय आपको वहां पे सिंक्रोनाइजेशन करना है। अब होता है लॉक स्प्लिटिंग टेक्निक। तो लॉक स्प्लिटिंग टेक्निक क्या टेक्निक है, ये लॉक कंटेंशन को रिड्यूस करता है। ये एप्लीकेबल है सिनेरियो पे जब एक लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज एक्सेस कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम एप्लीकेशन। मतलब क्या होता है कि हम पूरे एरे पे लॉक लगा रहे हैं, हमको काम करना है छोटे छोटे चीजों पे, तो पूरे लॉक पे एरे पे लॉक ना लगा के हम एक सिंगल एक स्मॉल कंटेंट ऑफ एन एरे पे या स्मॉल सिलेक्शन ऑफ एन एरे पे लॉक लगाएं, या सिर्फ उसी एलिमेंट पे लॉक लगाएं जहां पे हमको चेंज करना है, तो उससे फायदा हो जाता है। तो इसको वैसे उसको लॉक स्प्लिटिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब विच टेक्निक इज यूज्ड इन रीड राइट लॉक क्लास फॉर रिड्यूसिंग द लॉक कंटेंशन। देखो रीड राइट लॉक क्लास है, मतलब कि रीड राइट और लॉक है, मतलब रीड राइट दो चीजें और लॉक है, तो ये दो लॉक यूज करेगा, पहला रीड के लिए दूसरा राइट के लिए। तो ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कि कंकरेंट थ्रेड होते हैं वो जिसको लॉक नहीं चाहिए रहता, व्हेन दे रीड अ वैल्यू, करेक्ट। आपको रीड करना है तो आपको लॉक की जरूरत नहीं है, तो आप कोई भी थ्रेड जाके यूज कर सकते हो। जब भी आप कोई रीड ओनली लॉक ऑब्टेन, आप मल्टीपल थ्रेड जो है वो रीड ओनली लॉक यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को चेंज कर रहे हैं तो हमें लॉक चाहिए, बिकॉज अगर हम उस समय दो थ्रेड उसको चेंज करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो जब आप राइट ऑपरेशन करते हो तब लॉक होगा, और जैसे ही राइट ऑपरेशन हो गया वो लॉक रिलीज हो जाएगा। अब आता है स्प्लिटिंग, जो समझ गए। अब स्ट्राइपिंग क्या होता है, लॉक स्प्लिटिंग जो है, हम डिफरेंट लॉक्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन के लिए। लॉक स्ट्राइपिंग क्या होता है, मल्टीपल लॉक्स यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कंकरेंट हैश मैप है जावा पे, ठीक है, वो डिफरेंट बकेट्स पे अपनी वैल्यू स्टोर करता है। हर बकेट को की के वैल्यू पे अपन डिसाइड करते हैं, उसको हैश करके जो भी होता है वो। फिर तो कंकरेंट मैप क्या करता है, डिफरेंट लॉक्स यूज करता है ताकि वो डिफरेंट बकेट को गार्ड कर सके। तो अगर एक थ्रेड जो है वो एक बकेट को एक्सेस कर रहा है तो उसको उस बकेट को लॉक करना पड़ेगा, जबकि अगर दूसरा थ्रेड उसको एक्वायर करेगा तो वो हमारा वहां पे बच जाता है, बिकॉज ये अनदर लॉक उसको एक्सेस करेगा। अगर वो सेम हैश बकेट को एक्सेस कर रहा है जिसको पहले थ्रेड ने लॉक कर दिया है, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब आपका राइट करने के लिए। तो लॉक स्ट्राइपिंग हमको एक अच्छा, स्ट्रिपिंग हमको एक बेटर एडवांटेज देता है। अब CAS ऑपरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं कंपेयर एंड स्वैप, ठीक है। CAS ऑपरेशन जो होता है ये प्रोवाइड करता है, प्रोसेसर जो है पहले एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है दैट कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ अ रजिस्टर ओनली इफ द प्रोवाइडेड वैल्यू इज इक्वल टू द करंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब तक आप स्वैप तभी करोगे जब आपकी जो वैल्यू आई है और जो करंट वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, तभी आपका ऑपरेशन होगा। काइंड ऑफ अ पैच, बट या। सो लेट्स से T1 है हमारा थ्रेड, वो अपडेट कर रहा है किसी वैल्यू को जो इसकी करंट वैल्यू पास कर रहा है, और न्यू वैल्यू अब अपडेट हो गई कैश ऑपरेशन पे। तो अगर अनदर थ्रेड T2 आया, वो वैल्यू 1 लेके, तो बोलेगा भाई रुक, ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जाइए बाद में। तो ये एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अनदर थ्रेड है T2 हैज अपडेटेड द करंट वैल्यू ऑफ प्रीवियस थ्रेड। तो इसमें T1 को बोलेगा कि भाई नहीं कर सकता, बिकॉज T2 ने काम कर दिया, अपन के समय में T1 कर रहा था। ये जो एग्जांपल है ये ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का एग्जांपल है, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, ठीक है। अब कौन सा जावा क्लास कैश ऑपरेशन यूज करता है, कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन यूज करता है, वो है एटॉमिक इंटीजर और एटॉमिक बुलियन। वो कंपेयर ऑपरेशन यूज करता है। एटॉमिक क्या होता है कि भाई वो ऑपरेशन होके रहेगा या नहीं हुआ कंप्लीटली, बीच में नहीं रुकेगा, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग यूज होती है। अब इट इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू इम्प्रूव
परफॉर्मेंस बाय ऑब्जेक्ट पूलिंग इन अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो देखो, ऑब्जेक्ट पूल करना है एप्लीकेशन पे, हमको एक लिमिट कर देते हैं कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इस क्लास के लिए क्रिएट किए जाएंगे। तो अगर एक सिंगल थ्रेड ऑपरेशन है तो हम इस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय परफॉर्मेंस। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स को पूल से यूज कर लें, जो कि स्ट्रिंग पूल में यूज होता है। पर अगर मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन है तो ऑब्जेक्ट पूल को भी एक सिंक्रोनाइज एक्सेस प्रोवाइड करना रहता है। तो इसी कारण क्या होता है, एक थ्रेड की जो है वो पूल को एक बार में ही एक्सेस कर सकता है। एंड देयर इज एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि आपको लॉक कंटेंशन करना है पूल पे। ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये आउटवे कर देता है कॉस्ट को सेव बाय द रीयूज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पूल। इसलिए क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होता है ना, स्ट्रिंग से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में वो आपको थ्रेड सेफ है, स्ट्रिंग भी थ्रेड सेफ है, पर उसमें फिर आपको ये ऑब्जेक्ट पूलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। Then how can technique used for performance improvement in a single thread application may degrade the performance in a multi-threaded application? तो देखो, अभी पीछे बात की है, ऑब्जेक्ट पूल यूज हो रहा है भैया, बहुत जबरदस्त है, वो वही वैल्यू को यूज कर लेता है एंड काम खत्म हो जाता है। पर अगर ऑब्जेक्ट पूल को हम मल्टी थ्रेडिंग में यूज करेंगे तो हमको पूरा एक लॉक लगाना पड़ेगा, तो अननेसेसरी परफॉर्मेंस इशू होगा। अनदर एग्जांपल की बात करते हैं कि एक लिस्ट है जो कि सेपरेट वेरिएबल होल्ड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, जो ये टेक्निक होती है यूजफुल होती है जब आप सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आप साइज को रिटर्न कर सकते हैं, जब आपको पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, बट मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा, ये जो सेपरेट वेरिएबल है डिग्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल को हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा एक लॉक से, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड उसमें एलिमेंट अपना इंसर्ट करते रहेंगे। तो जब भी आप उस पर कुछ कर रहे हो तो आपको एक लॉक लगाना पड़ेगा, और वो आपको उस टाइम का पर्टिकुलर एलिमेंट देगा। हो सकता है उसके तुरंत बाद कोई दूसरा थ्रेड जो है उसको वैल्यू को चेंज कर दे। तो एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूटर सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। आई थिंक हियर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स हैव अ नाइस डे, बाय बाय।